हेलो, वेलकम टू बेहुदा बात, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हमारी कोशिश रहती है साथ मिलकर समझना कि दुनिया काम कैसे करती है, हमारी लाइफ जैसी है वैसी क्यों है और हमारी लाइफ और दुनिया बेहतर कैसे हो सकती है। पहले एपिसोड में हमारा गोल है एक ओवरव्यू देना ताकि आने वाले एपिसोड्स में जिन कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें उनको समझना आसान हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की बेहुदा बात। हाउ डज द वर्ल्ड वर्क? दुनिया काम कैसे करती है, ये जानना जरूरी भी है क्या? मान लो आपको फोन यूज करना नहीं आता और एक दिन अचानक मैं आता हूँ, एक फोन पकड़ाता हूँ और बोलता हूँ कि आज से आपको खाना पीना उठना बैठना सब फोन से करना होगा। ऐसे में अगर आप नहीं कर पाए तो थोड़ा स्ट्रगल होगा और ज्यादा से ज्यादा मर सकते हो। थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है ना? अब मान लो फोन यूज करना आपको तो नहीं आता पर मुझे बहुत अच्छे से आता है। ऐसे में मुझे तो बहुत फायदा हो जाएगा, मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा। और क्योंकि आपको फोन यूज करना नहीं आता है, मैं आपको एक्सपर्ट बन के बेवकूफ भी बना सकता हूँ, आपको पीछे रखने के लिए गलत गलत सिखा सकता हूँ, आपका फायदा उठा के अपना काम निकलवा सकता हूँ। ऐसे में अपनी लाइफ बेटर करने का एक ही तरीका है, पूरे लॉजिक और विवेक से समझना कि फोन काम कैसे करते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, अगर हम समझेंगे नहीं कि वो काम कैसे करती है तो हमारा नुकसान भी होगा और वो लोग जो दुनिया चलाते हैं वो हमारा फायदा भी उठाएंगे। देखिए, वर्ल्ड इतना वास्ट है, इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि एक 15 मिनट के वीडियो में हम सब समझ नहीं सकते। मगर मैं चाहता हूं कि हम आज बस इतना ग्रास्प कर लें, इतना महसूस कर लें कि हमारी दुनिया समझने का प्रोजेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, कितना सुंदर है, और जान ले वो 10 कॉन्सेप्ट जो हमारे इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन, उसकी नींव बनेंगे। और ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी रिसेंटली गेटवे ऑफ इंडिया गया था। वहाँ पे दुनिया का सबसे महंगे होटल में से एक ताज होटल है। वहाँ रुकने के लिए गेस्ट दिन का 25 से 30 हजार खर्च करते हैं और उस होटल के थोड़े ही दूर बहुत सारे हॉकर्स यानी फेरी वाले काम करते हैं। वो लोग दिन और रात में 15 घंटे टॉयज, मैगजीन्स, खाने की चीजें बेचने का काम करते हैं और उस 25,000 पर नाइट वाले होटल के बाहर दिन भर मेहनत करके उसी सड़क पे सोते हैं। मैं एक राइटर हूँ, मेरी ही उम्र के कई लोग जो हैं, जो कंसल्टेंट्स और एनालिस्ट हैं, वो सब डेस्क पे बैठ के काम करते हैं। उनका काम कुछ 8 घंटे होता है। ऐसे में कौन सबसे ज्यादा हसल और मेहनत करता है ये मुझे तो क्लियर है, पर कितनी भी मेहनत करके ये फेरी वाले लोग कभी मिडिल क्लास नहीं हो पाएंगे, कभी घर नहीं खरीद सकते। और वहीं वो लोग जो 2017 में बिटकॉइन में पैसे लगाए थे, वो अब ताज में एक महीना बिना सोचे रुक सकते हैं। इसलिए अगर हमें इस दुनिया को समझना है तो हमें इन एक्सट्रीम्स को समझना होगा। इसलिए सबसे जरूरी जो कॉन्सेप्ट हमें जानने होंगे वो है नंबर 1 मनी और नंबर 2 वर्क, पैसा और काम। ये हैं क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनका नेचर क्या है। एक सवाल आता है, क्या हर कोई अपने काम में पैसे बचा के अपनी जिंदगी बेटर कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए इन्हीं हॉकर्स में से एक की कहानी पे ध्यान दें। ये स्टोरी है लक्ष्मीबाई की, जिनके बारे में मैंने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप याद करें आपका काम में सबसे खराब दिन कौन सा था। एक बार वीडियो पॉज करके सोच के जवाब कमेंट में छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज किए बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट और अधूरा रहेगा। मैंने भी अपना जवाब कमेंट्स में छोड़ा है, आपको मिल जाएगा। खैर, लक्ष्मीबाई के लिए सबसे खराब दिन तब था जब उन्हें एक दोपहर टूरिस्ट की एक भीड़ दिखी और उन सबको खिलौने बेचने जाने के लिए लक्ष्मीबाई ने अपनी 9 साल की बेटी पूजा को पास में ही एक मैट्रेस पे लिटा दिया। जब वो सामान बेच के वापस आई तो उनकी बेटी गायब थी। पास के ही एक फेरी वाले ने बताया कि उनकी बेटी को भिखारी गाड़ी उठा के ले गई। ये लक्ष्मीबाई की तीसरी औलाद थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। उनके 2 बेटे 5 और 6 साल की उम्र में उनसे अलग हो गए थे और मुंबई के एक चिल्ड्रंस होम छान मारने पे भी उन्हें वो नहीं मिले थे। उनकी बेटी पूजा शायद अब एक चाइल्ड बेगर है और उन छोटे भोले चेहरों में से है जो हमें सिग्नल पे अक्सर दिख जाते हैं। पर इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई नहीं। लक्ष्मीबाई पर्दी कास्ट की हैं और मुंबई के कुछ 40-50 हजार चाइल्ड बेगर्स में मेजॉरिटी इसी जाति को बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता था लोग काम ना मिल पाने की वजह से बेगिंग करते हैं। तो इंडिया की हजारों जातियों में ये एक जाति मुंबई में इतना डिस्प्रोपोर्शनेटली, इतना असंगत रूप से बेगिंग क्यों करती है? जब आप परदीस की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके रहने के लिए कोई घर नहीं देता है। इस दुनिया में बात सिर्फ पैसे और काम की नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 प्रॉपर्टी यानी जमीन की भी है। कौन क्या ओन करता है, उसकी उस पर ओनरशिप कैसे आई, दुनिया की वर्किंग समझने के लिए ये सब भी समझना जानना हो। तो इससे एक सवाल आता है, कुछ लोगों के पास रहने को जमीन कैसे है और कुछ लोगों के पास कैसे नहीं है? इसका जवाब हिस्ट्री में, इतिहास में है।
अब जैसे पर्दी लोग आज से कुछ 100 साल पहले शिकारी थे, जंगलों में रहते थे, ट्राइब्स थे, डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग पे रोक लगी और उनकी लाइफस्टाइल उनसे छिन गई। तो ये दुनिया समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि कंसेप्ट नंबर 4 एक नेशन, एक देश क्या होता है, एंड कंसेप्ट नंबर 5 उसके लॉ, उसके कानून क्या होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कैसे काम करते हैं। पर आप शायद अब सोच रहे हो कि ऐसे तो कई ट्राइब्स की लाइफस्टाइल बदली होगी, तो उनमें पर्दी समाज मुंबई जैसी जगहों पर इतना अफेक्टेड क्यों दिखता है। इसका जवाब जानने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे चलते हैं, ब्रिटिश इंडिया में। आज ब्रिटेन और बाकी का यूरोप जितना भी प्रॉस्पेरस, तरक्कीशील है, उसमें बहुत बड़ा हाथ 200 साल की गई उनकी हुकूमत का है। अगर हम आज के रेट्स में ट्रांसलेट करें तो 200 साल में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया से कुल 45 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की लूट की थी। ये नंबर याद रखिए, क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को 80 साल लग रहे हैं 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। ये जो लूट का दौर था, इसमें कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ थे, जैसे उस समय के काफ़ी राजा लोग। ब्रिटिश इंडिया में कुछ 600 किंगडम्स थे और बहुत सारे राजा लोग ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो सीधा ब्रिटिशर से मुठभेड़ में। ये वो लोग थे जिनके जंगल काटे जा रहे थे, जिन पे सॉल्ट पे टैक्स के सबसे ज़्यादा असर होता था, जिन पे ब्रिटिशर्स ने बहुत जुल्म ढाए थे। वो थे ब्रिटिश इंडिया के मूलवासी, आदिवासी। ये सारा लूट इन लोगों के दम तोड़ के हो रहा था, तो जाहिर है ये लोग बगावत भी करते थे। और इन ट्राइबल्स के रिबेलियन और बगावत से परेशान होकर ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा किया था जिसका असर आज के पर्दी और उनके जैसे कई और ट्राइब्स को भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की। ये 1871 में पास हुआ था और इसने काफ़ी जगह पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बॉर्न क्रिमिनल यानी जन्मजात मुजरिम अपराधी घोषित कर दिया था। सोच के अजीब लगा, कोई बच्चा पैदा होते ही अपराधी कैसे हो सकता है? वेल, अगर आप दक्षिण बजरंगी की किताब विमुक्त पढ़ेंगे, जिसको खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वो समझाते हैं कैसे हमारे समाज के लिए ये बिल्कुल भी चौंकाने वाला लॉजिक नहीं था। आखिर हम कास्ट सोसाइटी हैं, जो जिस जात में पैदा होता है वो उसी जात के काम करता है, उसी जात का कल्चर फॉलो करता है और वही जात जो लेके वो पैदा हुआ था वही लेके मरता है। तो अगर आपके पापा ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था तो आप भी करोगे, यानी आपके पापा क्रिमिनल हैं, लॉ तोड़े हैं और आप भी तोड़ोगे। जाति और कास्ट के लॉजिक के बल पे इस लॉ ने हमारे समाज में जगह बनाई। ये एक्ट तो अब नहीं रहा, पर क्योंकि जाति अभी भी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से पर्दी, बंटू, बंजारा जैसे कई जातियों को लोगों और सिस्टम की नज़र में अभी भी क्रिमिनल माना जाता है। विमुक्त के हिसाब से गांधीनगर की कराई की पुलिस अकेडमी में अभी भी क्रिमिनल जातियों पे मैंडेटरी चैप्टर्स हैं। तो इस देश को अगर समझना है तो हमें कॉन्सेप्ट नंबर 6 जाति को समझना होगा, हमें कॉन्सेप्ट नंबर 7 रिलीजन को समझना होगा, और ये दुनिया समझने के लिए हमें ऐसी और कई आइडेंटिटीज, कई पहचानें जैसे नंबर 8 जेंडर और नंबर 9 रेस को भी समझना होगा। आजकल काफ़ी लोगों को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान ही उनका पूरा सच होता है, और लोगों को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी वो खुद तय करते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि पर्दी अब तो ट्राइबल्स हैं, पर इनमें काफियों के सरनेम्स चौहान, सिंह, राठौड़, सोलंकी हैं। ये राजपूत सरनेम होते हैं। तो पर्दी समाज कैसे बने, अपने राजपूत रूट से कैसे बहिष्कृत यानी एक्सकम्युनिकेट हुए, कैसे आउटकास्ट हुए, ये तो ब्रिटिशर से भी कई 100 साल पुराने का इतिहास है। और ये दिखाता है कैसे हमारी पहचान और हमारे समाज के एलिट्स की पहचान एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, बदलती हैं। और ये इतिहास बहुत सही से दिखाता है दुनिया समझने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट नंबर 10 पावर को। कैसे हमारी दुनिया बटी हुई है रूल्ड और रूलर में, शासक और दास में। कैसे हर कदम पे एक हायरार्की है, एक श्रेणी है, और वो हायरार्की कैसे बनाई और मेंटेन करी गई है। ये 10 कॉन्सेप्ट्स के अलावा कई और भी हैं, पर आने वाली वीडियोस में जरूरत के हिसाब से हम उनसे डील करेंगे। मुझे सिर्फ नेशन, लॉ, पैसा, जाति, इन चीजों की कंसेप्चुअल लेवल पे यानी विचारात्मक लेवल पे बात नहीं करनी थी। हर आइडिया की, हर कॉन्सेप्ट की एक हिस्ट्री है। सन 1400 से पहले दुनिया में कहीं भी कोई नेशन स्टेट नहीं थे। हर आइडिया की एक लाइफ है। हम जैसे जेंडर को अब समझते हैं, वैसे 500 साल पहले बिल्कुल नहीं समझते थे। और सबसे जरूरी बात, हर आइडिया का एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं, यहाँ है। मान लो एप्पल की बात करें, एक सच में एग्जिस्टिंग एप्पल होगा और एक उसका आइडिया होगा। आइडिया वाले एप्पल बदले ये जरूरी नहीं है, पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो वीडियो के पहले 10 सेकंड में मैंने जो एप्पल खाया था वो अब काफी बदल चुका है। हमारे आसपास की दुनिया काफी बदल रही है, हर रोज बदल रही है। रिलीजन, पैसा, वर्क, ये सब आइडियाज जब आए थे तब इनकी कुछ जरूरत रही होगी, तभी ये इतने फैल पाए।
पर अब ये आइडियाज बहुत पुराने हो गए हैं और उस सेब जैसे इनके काफी पार्ट्स बदल गए हैं, सड़ गए हैं। हम हजारों साल पुराने इन आइडिया से अटैच रह सकते हैं, लगाव कर सकते हैं, पर अगर आसपास बढ़ रही नफरत, लड़ाई, असंतुष्टि, एंजाइटी, डिप्रेशन, पॉल्यूशन, ये सब कुछ भी अगर बताते हैं तो वो ये है कि हमें नए आइडियाज की जरूरत है। जो सड़ चुका है उसे ही खाने की जगह हमें नए सेब ढूंढने हैं। हमें रिलीजन को, अपने नेशन को, अपने लॉज को, हमारी इकोनॉमी को नए तरीके से इमेजिन करना है जिससे सब खुश रह सके। आज की बेहुदा बात यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको क्यूरियोसिटी हुई, अगर आपके मन है इन्हीं आइडियाज को और गहराई में जानने का और इस दुनिया की समझ बढ़ाने के साथ साथ हमारे आसपास चीजें बेहतर करने का, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें और ये वीडियो एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू वेरी सून।